वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, यूनिट 5 स्टार्ट करी थी और यूनिट 5 क्या बताया था, यूनिट 5 का क्या नाम है? यूनिट 5 है हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, तो इसके बारे में हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या होती है। इसमें हम मेन किसके बारे में पढ़ेंगे? स्विच गियर के बारे में। स्विच गियर का मीनिंग है कि प्रोटेक्शन में, कंट्रोलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए जितनी डिवाइस इंस्टॉलेशन में लगाई जाती हैं उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा जो सिलेबस में हमारे? फ्यूज या स्विच फ्यूज यूनिट, सर्किट ब्रेकर, अर्थिंग, ये है। उसके बाद इसके बाद मतलब प्रोटेक्शन वाला स्विच गियर अलग हो गया। इसके बाद और हम इसमें क्या पार्ट पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वायर और केबल। केबल या वायर के टाइप्स पढ़ेंगे। और एक टॉपिक इसमें और है जिसे हमें पढ़ना है, वो क्या है हमारा? अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर, दोनों एक में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक है बैटरीज, टाइप ऑफ बैटरीज। तो ये हमारा 5th यूनिट कवर करता है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूज से स्टार्ट करा था। फ्यूज क्या होता है ये बताया था। फ्यूज में मेन चीज क्या बताई थी कि जो हमारा फ्यूज होता है, एक एलिमेंट होता है, या तो ये पतले वायर से बना होता है, या स्ट्रिप यूज होती है कंडक्टिंग मटेरियल की, या फिर स्ट्रैंडेड वायर होते हैं। स्ट्रैंडेड वायर एक साथ क्या कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। स्ट्रैंडेड वायर मतलब पतले पतले वायर बहुत सारे इकट्ठा करके एक वायर बना के लगाया जाता है। किसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है? फ्यूज को क्या कहा था, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? हीटिंग इफेक्ट। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ये हमारा वर्क करते हैं फ्यूजेस। मीनिंग कि जब भी अगर कहीं पर कोई वायर ऐसे लगा हुआ है, मान लो ये हमारे क्या है, वायर लगा हुआ है, इसमें हम बीच में से वायर को कट करते हैं। और वायर भी हमारा कौन सा होना चाहिए, कहा था फेज में। हमेशा जो फ्यूज कनेक्ट होगा, फ्यूज हमारा कौन से वायर में कनेक्ट होता है? फ्यूज हमारा फेज वायर में कनेक्ट होता है। तो फ्यूज जब कनेक्ट करना है तो जैसे ये हमारा मान लो फेज वायर है, फेज वायर बीच में से कट करते हैं और इसी में बीच में क्या कनेक्ट होते हैं? फ्यूज हमारे यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो फेज वायर में हमने क्या कनेक्ट कर दिया? फ्यूज हमने फेज वायर में कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। इसके थ्रू क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो। मेन चीज क्या कहा था, फ्यूज हमारा कौन से मटेरियल का बना होता है? फ्यूज हमारा बना होता है कंडक्टिंग मटेरियल का। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या है कि इसमें से जब करंट फ्लो करेंगे तो करंट इसमें से इजीली फ्लो होनी चाहिए। ठीक। फिर नेक्स्ट चीज क्या कहा था कि फ्यूज कंडक्टिंग मटेरियल का तो बना है। क्या इसके लिए हमें चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे मटेरियल का फ्यूज बना होना चाहिए जो हमारा कंडक्टिंग हो, इसका मतलब कंडक्टिविटी हाई हो, रेजिस्टिविटी लो हो, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उसका कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक स्पेसिफाइड करंट से ज्यादा करंट आ जाती है, जैसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है या ओवर वोल्टेज की करंट कंडीशन हो जाती है, अगर एक स्पेसिफाइड करंट से ज्यादा करंट आ जाती है तो उस कंडीशन में ये फ्यूज जो है वो क्या कर जाता है? ब्लो। फ्यूज हमारा क्या कर जाता है? ब्लो कर जाता है, मतलब कि जल जाता है। और फिर से एक सर्किट यहाँ से बीच से क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो फ्यूज क्या करता है कि सर्किट में अगर फॉल्ट आता है तो जो हमारा लाइव पार्ट होता है या जिससे हमारे एपरेटस जुड़े हुए हैं उसको मेन सप्लाई से क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट कर देता है। इस तरीके से किसका काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो प्रोटेक्शन डिवाइस है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करा मतलब कि जब सप्लाई आई, करंट आई, तो करंट ने उसे क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट अप कर दिया मतलब गर्म कर दिया, जिससे मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्लोन आउट हो जाएगा। इससे हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा फॉल्टी कंडीशन पे। तो इसलिए फ्यूज रेटिंग से दिए जाते हैं। फ्यूज जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के होते हैं। फ्यूज हमारे बहुत सारे टाइप के हैं। बहुत सारे टाइप का मतलब क्या है? फ्यूज काफी सारे टाइप में डिपेंड हमारा डिवाइड है। जैसे डीसी टाइप फ्यूज भी होते हैं,
एसी फ्यूज भी होते हैं। अगर हम डीसी फ्यूज देखते हैं ना, तो डीसी फ्यूज का साइज एसी फ्यूज की साइज से कंपैरिजन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं डीसी फ्यूज। इसलिए डीसी फ्यूज थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि डीसी फ्यूज में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम इसमें लिए जाते हैं। तो जब इसमें फ्यूज में कंडीशन आती है शॉर्ट सर्किट की, ओवर वोल्टेज की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ बहुत ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उस आर्क को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, मतलब कि क्वेंच करने के लिए, हमें क्या चाहिए होती है, उसके बीच में गैप, रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है गैप थोड़ा बढ़ाना होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल कहा है। तो जब वो गैप बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोड के बीच की, तो इस वजह से जो साइज भी हो जाता है वो क्या होता है, इनका बड़ा रहता है। और बाकी जो मोस्टली फ्यूज हमने देखे हैं वो क्या होता है, एसी फ्यूज सबने देखे हैं। मोस्टली जितने भी एपरेटस होते हैं, इन्वर्टर वगैरह देख लो, टीवी हम देखते हैं, यूपीएस देख रहे हैं, कोई भी, सब में फ्यूज लगे रहते हैं। घर में आजकल सर्किट ब्रेकर लगाने लग गए हैं, लेकिन पहले सबने फ्यूज देखे होंगे, बस अंतर इतना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूजेस होते हैं। ठीक है, तो वो सभी जो फ्यूज ज्यादातर यूज करे जाते हैं, वो कौन से फ्यूज यूज करे जाते हैं, एसी फ्यूज यूज करे जाते हैं। अब अगर एसी फ्यूज में कहें तो एसी फ्यूज भी दो टाइप में डिवाइड है, एक लो वोल्टेज एसी, एक हाई वोल्टेज एसी। एक हाई सप्लाई के लिए यूज करे जाते हैं, एक लो सप्लाई के लिए यूज करे जाते हैं। जो लो वोल्टेज वाले फ्यूज हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैसे 240 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, या 410 वोल्ट है, इतने की रेटिंग में यूज करे जाते हैं। जो हाई वोल्टेज वाले फ्यूज हमारे होते हैं वो हमारे केवी रेटिंग में, जैसे 1 केवी है, 1 केवी से ऊपर है, और हमारा क्या गया है आगे तक, हैवी केवी रेटिंग जहां पर आ रही है वहां तक हमारे क्या यूज करे जाते हैं, हाई वोल्टेज वाले फ्यूज यूज करे जाते हैं। ऐसे हम करंट की टर्म में भी कह सकते हैं कि अगर लो वोल्टेज वाले फ्यूज हैं तो ये हमारे कौन से होते हैं, जिसमें जो करंट रहती है मैक्सिमम तो लिखा जाता है 1800, लेकिन वो 1800 उसमें से फ्लो होने वाली करंट नहीं है, खाली रेटिंग की करंट है कि 1800 एम्पियर तक की करंट में क्या कर रहा है, ये फ्लो करा रहा है। लेकिन कैसे आते हैं फ्यूज की कैटेगरी, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से फ्यूज की क्या आती है, कैटेगरी आती है। तो लो वाले फ्यूज की कैटेगरी 2, 5, 10, 16, 32, इस तरीके से देखने को मिलती है। हाई की अगर कैटेगरी देखें तो इसमें फ्यूज हमारे कैसे आते हैं, ज्यादा एम्पियर के आते हैं, 160 एम्पियर हो गया, या किलो एम्पियर में इसकी रेटिंग चली गई। तो हाई एम्पियर वाले हमारे किस में आते हैं, मतलब ज्यादा एम्पियर में रेटिंग अगर चली गई है तो वो सब किस में आते हैं, हाई वोल्टेज आते हैं। तो एक लो टाइप के फ्यूज अलग होते हैं, हाई टाइप के फ्यूज अलग होते हैं। तो इसमें सारे नहीं पढ़ेंगे, इस कैटेगरी बहुत ज्यादा हो जाती है, कुछ जो सिलेबस में लिखने हैं मेन मेन हम यहाँ पर फ्यूज देखेंगे। तो ये हो गए अब हमारे नेक्स्ट फ्यूज की कुछ कैटेगरी। कौन कौन से हैं, राउंड टाइप फ्यूज, किटकैट टाइप फ्यूज, कार्ट्रेज टाइप फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज या 4C फ्यूज इसे शॉर्ट में बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर फ्यूज। सबसे पहले आता है राउंड टाइप फ्यूज। ये हमारा है राउंड टाइप फ्यूज। राउंड टाइप फ्यूज जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर इस तरीके से ये दिखा रखे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। वैसे देखा जाए तो इस तरीके से राउंड टाइप रहता है और दो वायर ऐसे इसमें निकले हुए रहते हैं। ये हमारे कौन से फ्यूज होते हैं, राउंड टाइप फ्यूज। राउंड टाइप फ्यूज को ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा दिए। इसके अंदर देखो, ये तो हो गया बाहर का मटेरियल जो बाहर का रहता है, ये रही दो स्ट्रिप, और ये है जो फ्यूज वायर जुड़ा रहता है। ये क्या है, इसमें फ्यूज एलिमेंट, ये पहला टर्मिनल है जो सप्लाई से कहीं जुड़ा होगा, जहाँ एसी सप्लाई के दो वायर होंगे, फेज और न्यूट्रल, और ये दूसरा टर्मिनल है जहाँ से सप्लाई जुड़ी होगी। और इनके बीच में इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, फ्यूज को कनेक्ट कर दिया जाता है, और बीच में फ्यूज के, ताकि ये वायर ऐसे टच ना हो जाए, यहाँ पर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूज। बाहर की जो इसकी ये वाली एरिया है, जैसे बाहर जिसके, ये सब तो किसके इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो आउटर वाली स्ट्रक्चर होती है ये हमारे सिरामिक का बना हुआ पार्ट रहता है, प्लास्टिक सा दिखता है, तो किसका हुआ किसका पार्ट रहता है, ये पोर्सिलेन या सिरामिक का रहता है। ये इसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, राउंड टाइप फ्यूज, और कटआउट भी इन्हें बोलते हैं। दो टर्मिनल निकले रहते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, यही दो टर्मिनल है जिन्हें हम बाहर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे राउंड टाइप फ्यूज होते हैं। उसके बारे में देखो यहाँ लिख रखा है, दिस टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट कंसिस्ट ऑफ porcelain or bakelite box and two separate wire terminal for holding the fuse wire between them। ये रही
बाहर की स्ट्रक्चर ये हमारी किसकी होगी, पोर्सिलिन या बेकेलाइट की बनी होती है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं जो क्या रहते हैं, जिसके बीच में फ्यूज वायर हमारा बना हुआ रहता है, या ये सेपरेट रहते हैं 2 टर्मिनल से। दिस टाइप ऑफ फ्यूज इज नॉट कॉमन यूज एंड अकाउंट ऑन फॉलोइंग डिसएडवांटेज। ये वाला जो फ्यूज होता है बहुत ज्यादा यूज नहीं करा जाता, क्या किस डिसएडवांटेज की वजह से, वन ऑफ द टर्मिनल रिमेन ऑलवेज एनर्जाइज्ड एंड दे आर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज, ईदर द वर्कर विल हैव टू टच द लाइव मेंस और ओपन द स्विच। क्या है इसमें कि क्यों ये ज्यादा यूज नहीं करे जाते, क्योंकि इसमें हमेशा जो एक टर्मिनल है वो हमारा किससे कनेक्ट रहता है, ये कहा था ना, ऐसे 2 टर्मिनल इसमें रहते हैं, ये फेज वायर से, ये न्यूट्रल वायर से, फेज मतलब लाइव वायर से है। तो ये वाला टर्मिनल क्योंकि हमेशा लाइव वायर से जुड़ा रहता है, लाइव वायर से जुड़े रहने का मतलब हमेशा एक टर्मिनल हमारा एनर्जाइज रहता है। तो रिप्लेसमेंट जो फ्यूज की होती है, तो वर्कर को क्या करना पड़ेगा, या तो मेन स्विच को ही ऑफ करना पड़ेगा, या इसी तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा कि हमेशा लाइव वायर पे ये वाला टच रहता ही है। तो फ्यूज को लगाने के लिए, जोड़ने के लिए, या तो लाइन चलती रहे उस पे कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जहां से मेन लाइन आ रही है उसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो इस डिसएडवांटेज की वजह से भी इस चीज को क्या नहीं करा जाता, ज्यादा यूज नहीं करा जाता। दूसरा इसमें क्या है, एप्रिशिएबल आर्किंग टेक प्लेस एट द इंस्टेंट ऑफ ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, दस डैमेज द टर्मिनल, आफ्टर 2 or 3 आर्किंग द फ्यूज यूनिट बिकम अनयूजेबल। इसमें क्या होता है कि जो आर्किंग इसमें होगी, यहाँ जो आर्किंग रहती है वो आर्किंग कैसी रहती है कि यहाँ पर फ्यूज 2 या 3 बार में ही क्या हो जाता है, ब्लोन आउट हो जाता है। मतलब ये वाला जो फ्यूज है, ये फ्यूज एलिमेंट है, ये हमारा 2 से 3 बार में ही क्या हो जाता है, ब्लोन आउट हो जाता है। ये ना 2 और 3 आर्किंग, 2 से 3 आर्किंग ही अगर होती है, मान लो फ्यूज डैमेज नहीं हुआ, कहीं पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, बस हल्की सी आर्क हुई, लेकिन फ्यूज पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ था, डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन होगा क्या है इसमें कि 2 से 3 अगर आर्किंग आ जाती हैं 2 से 3 टाइम में ही, हाई करंट, हल्की सी भी हाई करंट हुई, चाहे वो बहुत कम सेकंड के लिए हुई है, तो खाली ये 2 to 3 टाइम ही यूज कर पाता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो दोबारा इसे क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा रिवायरेबल और किटकेट टाइप। रिवायरेबल फ्यूज ही हैं जो हमारे हाउस होल्ड में यूज करे जाते थे, अब भी बहुत पुराने अगर किसी ने यूज कर रखे हैं तो देखने को मिलेंगे, वरना अब ये ज्यादा देखने को नहीं मिलते। रिवायरेबल या क्या कहते हैं इन्हें, किटकैट। रिवायरेबल इन्हें किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वायरिंग है, जो फ्यूज एलिमेंट है, वो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं। फ्यूज एलिमेंट को यहाँ क्या कर सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं, इसलिए इनका नाम रिवायरेबल है। किटकैट इन्हें किसने कहा, क्योंकि इसमें देखो एक पार्ट तो केज वाला होता है और एक पार्ट होता है जो बाहर से, जिसमें फ्यूज कैरियर लगा होता है, बाहर से इसे बंद कर देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम क्या है, किटकैट नाम इसे दिया गया है। तो किटकैट टाइप फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज का ये डायग्राम है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है जो हमारे किस में होती है, वॉल में माउंट रहती है, जो हमारी दीवार रहती है उसमें वॉल में क्या रहती है, माउंट रहती है। और ये वाली स्ट्रक्चर है जो हम हाथ से इसे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो किटकैट टाइप फ्यूज में क्या है कि इन्हें अगर देखना है कि फ्यूज ब्लॉन आउट हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर हम बाहर निकालते हैं और इसी में ही वायर जुड़ा रहता है, स्ट्रिप रहती है, उस वायर से हमें पता लग जाता है कि वो क्या हो गया, डैमेज। ये रहे 2 टर्मिनल, इन्हीं के बीच में क्या कनेक्ट रहती है, स्ट्रिप रहती है कॉपर की, या जिसका भी फ्यूज यहाँ पर बनाया गया है उसकी यहाँ पर स्ट्रिप रहेगी। उसी से ही हमें पता लगता है, अगर वो स्ट्रिप तार टूट गया होगा, गल गया होगा, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारा फ्यूज क्या हो चुका है, ब्लॉन आउट हो चुका है। और अगर वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तो उससे हमें पता लग जाता है फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है इसमें, सबसे ज्यादा हाउस वायरिंग में यूज करे जाने वाले फ्यूज थे, अब यूज नहीं करे जाते हैं, अब सर्किट ब्रेकर ज्यादा यूज करे जाते हैं, लेकिन पहले हमारे क्या करे जाते थे, फ्यूज ही ज्यादा यूज करे जाते थे। The most commonly used fuse in house wiring and the small current circuit is the semi enclosed और रिवायरेबल टाइप फ्यूज। सबसे ज्यादा हाउस होल्ड में यूज करने वाला फ्यूज था, और सेमी एनक्लोज्ड और रिवायरेबल फ्यूज ये होता है। सेमी एनक्लोज्ड मतलब पूरी तरीके से क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, आधा बंद है, इसे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के साथ भी रिवायरेबल है, रिवायरेबल का मतलब है कि दोबारा इसमें वायरिंग कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पोर्सिलिन बेस कैरिंग द फिक्स कॉन्टेक्ट टू विच इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइव और फेज वायर आर कनेक्टेड। क्या कहा है इसमें कि ये जो फेस बना रहता है, ये और ये वाला, ये किस मटेरियल का बना रहता है, पोर्सिलिन का बना रहता है। ठीक है, किसका बना रहेगा, पोर्सिलिन का बना रहेगा। और इसी पे हमारे 2 टर्मिनल होते हैं जिससे कौन जुड़े रहते हैं, जैसे ये वाला है,
इससे हमारे जुड़े रहते हैं यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल वायर। जो बाहर से मेन सप्लाई आती है, उसे मेन सप्लाई को अंदर आने पर हम सबसे पहले किस में डालते हैं, फ्यूज यूनिट होती है, फ्यूज यूनिट में डालते हैं। उसी फ्यूज यूनिट में इसी टाइप के फ्यूज लगे रहते हैं। और यहाँ पर एक कनेक्शन होता है लाइव के लिए और एक कनेक्शन होता है न्यूट्रल के लिए। लाइव मतलब फेज के लिए। और इन्हीं दो से जुड़ते हैं ये वाले दो पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या कनेक्ट है, कंडक्टिंग मटेरियल की स्ट्रिप कनेक्ट है। इसे हम ऐसे लगा देते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि इट कंसिस्ट ऑफ पोर्सिलिन बेस carrying the fixed contact to which incoming and outgoing live or phase wire are connected, and porcelain fuse carrier holding the fuse element consisting of one or more strand of fuse wire stretched between its terminal. The fuse wire may be lead, tin, copper, aluminium और alloy of tin lead। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि फ्यूज वायर हम किस किस का बना सकते हैं। The actual fusing current will be about twice the rated current। देखो, एक फ्यूजिंग करंट होती है, एक रेटेड करंट होती है। रेटेड करंट वो करंट है कि जिसके लिए हमने फ्यूजियां बना रखा है। फ्यूजिंग करंट वो करंट होती है जिसपे हमारा फ्यूज में क्या होती है, आर्क होती है। तो हमारी यही चीज लिख रखी है कि जो एक्चुअल फ्यूजिंग करंट होती है वो हमारी 2 टाइम्स होती है किससे, रेटेड करंट से। ये चीज इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। फ्यूज के ये तो है स्ट्रक्चर वाइज, ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज के स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर नॉर्मल कहीं वायरिंग में कहीं फ्यूज दिखाना है, तो फ्यूज को दिखाने का एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से फ्यूज दिखाया जाता है। कहीं पर अगर वायरिंग में फ्यूज लगाना है तो IEEE स्टैंडर्ड या IEC स्टैंडर्ड से एक तो तरीका ये वाला होता है फ्यूज शो करने का। एक इस तरीके से भी फ्यूज को शो करा जाता है। एक तरीका फ्यूज का ये भी फ्यूज को ही शो करने का तरीका है। तो इन 3 तरीके से फ्यूज शो करा जाता है। और पहले जो ओल्ड है, पहले इस तरीके से भी का सिंबल बनाया जाता था। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, सर्किट में अगर कहीं भी फ्यूज शो करना है तो ये ओल्ड है, पहले ऐसे भी फ्यूज बनाया जाता था। और अब इन तरीके से फ्यूज को क्या करा जाता है, वायरिंग में शो करके दिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कहीं पे दिखाना है फ्यूज लगा हुआ है, तो ये सारे डायग्राम तो हम नहीं बना सकते, इनके क्या बनाने पड़ता है, एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से फ्यूज को शो करा जाता है। तो एक हमने अब कौन सा फ्यूज भी पढ़ लिया, किटकैट फ्यूज। नेक्स्ट है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या स्पेसिफिकेशन देख लो। अगर जो रिवायरेबल फ्यूज होता है उसकी क्या क्या स्टैंडर्ड रेटिंग्स है। 6 एम्पियर का है, 16, 32, 63, 100 एम्पियर का आता है। जो हाउस वायरिंग में यूज होते हैं या जो लो वोल्टेज वाले होते हैं वो 6, 16, 32, 63, 100 एम्पियर, इतने एम्पियर की रेटिंग के आते हैं। अ फ्यूज वायर ऑफ एनी रेटिंग नॉट एक्सीडिंग द रेटिंग ऑफ द फ्यूज मे बी यूज्ड इन इट। जो फ्यूज वायर है अगर कहीं पे लगा है वो तब तक उसमें सही से वर्क करेगा जब तक कि वो उसकी जो रेटिंग है जो ये दे रखी है, इस रेटिंग से क्या नहीं जाता, अबव नहीं जाता। अगर वो इन रेटिंग से अबव जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लोन आउट हो जाएगा। तब हमें ये फ्यूज को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। अगर हमारा रिप्लेस करने वाला फ्यूज है, रिप्लेस करने वाला मतलब वो दोबारा से क्या नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तब तो रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे किटकैट फ्यूज देखे थे तो इससे क्या करना पड़ेगा, इसमें कैरियर में जो हमने क्या लगा रखी थी, स्ट्रिप लगा रखी थी, कंडक्टिंग मटेरियल, सिर्फ उस मटेरियल को, फ्यूज एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा, बाकी किसी चेंज नहीं करना पड़ता। अब ये है कि जैसे 80 एम्पियर फ्यूज वायर कैन बी यूज्ड इन 100 एम्पियर फ्यूज बट नॉट इन 63 एम्पियर फ्यूज। अगर कोई 83 एम्पियर का फ्यूज वायर है, 83 एम्पियर का, वो हम 100 एम्पियर में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किस में यूज नहीं कर सकते, 63 एम्पियर में यूज नहीं कर सकते। क्या रीजन है, अगर कहीं पे 63 एम्पियर रेटेड लगना है, हमने 83 एम्पियर वाला यूज कर लिया, तो उसमें क्या होगा, वो तो हाई कहाँ तक करंट को ले सकता है, 83 तक, लेकिन हम 80 एम्पियर तक, लेकिन हमें तो 63 एम्पियर तक की रेटिंग है। अगर वहां जो इक्विपमेंट लग रहे हैं वो सिर्फ 63 एम्पियर तक पर ही ऑपरेट हो सकते हैं, और हमने वायर वहां पे लगा दिया 80 एम्पियर वाला, तो क्या हो जाएगा, वो वाला फ्यूज वहां पर वर्क नहीं करेगा, हमारी चीजें डैमेज हो जाएंगी और फ्यूज कनेक्ट ही रहेगा। लेकिन हम 80 एम्पियर को 100 एम्पियर में कर सकते हैं। क्या होगा, क्योंकि हमने जितने भी अप्लायंसेस वहां रख रखे हैं वो 100 एम्पियर पे वर्क करने वाले रख रखे हैं। अगर 80 एम्पियर का वायर हम फ्यूज एलिमेंट में यूज कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 80 एम्पियर पे क्या हो जाएगा, 80 एम्पियर से ऊपर पे ब्लोन आउट हो जाएगा, लेकिन चीजें हमारी क्या नहीं होंगी, डैमेज नहीं होंगी। तो ये चीज बताई गई है कि
कम वाला जो रेटिंग है वो अपने से ऊपर की रेटिंग में तो यूज करा जा सकता है एलिमेंट, लेकिन कम रेटिंग में वो एलिमेंट यूज नहीं करा जा सकता। डिसएडवांटेज क्या है? अनरिलायबल ऑपरेशन, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्मॉल टाइम लैग, लो रप्चरिंग कैपेसिटी, नो करंट लिमिटिंग फीचर, स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल ऑपरेशन होता है इन वालों का। इसका किटकैट फ्यूज। लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसमें पता नहीं चल पाता कि जो वायरिंग आ रही है या जो करंट आ रही है, जो या जितने की रेटिंग बनाई है उसने रेटिंग के फ्यूज एलिमेंट में और जो वायरिंग की रेटिंग है उसमें ज्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाता है, इसलिए ही ये क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। स्मॉल टाइम लैग, स्मॉल टाइम लैग अभी स्पीड से पता लग जाएगा। लो रप्चरिंग कैपेसिटी, जो इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी है, जो फ्यूज क्या होता है हमारा ब्लोन आउट होता है, वो कैसी है, लो है। नो करंट लिमिटिंग फीचर, करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पर क्या नहीं है, कोई एक भी फीचर यहाँ पर नहीं दिया गया। इसका मतलब हम करंट को यहाँ क्या नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते। स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, जैसे हाई करंट आई, हमारा फ्यूज डैमेज होगा मतलब ब्लोन आउट होगा, तो उसमें क्या लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये क्या है, स्लो स्पीड होती है इसके ऑपरेशन की, और इसी वजह से स्मॉल टाइम लैग इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है कार्ट्रेज टाइप फ्यूज। देखो ये कार्ट्रेज टाइप फ्यूज दे रखा है। कार्ट्रेज टाइप फ्यूज क्या होता है, एक बंद स्ट्रक्चर रहती है और उसके दोनों तरफ टर्मिनल रहते हैं, जिस टर्मिनल को हम उस इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हमें फ्यूज एलिमेंट लगाना है, उस पर क्या कर देते हैं, यहाँ से बोल्ट कर देते हैं, और ये हमारा फ्यूज का क्या है, केस है। इसी के अंदर हमारा क्या रहता है, फ्यूज रहता है, तो इसका नाम क्या है, कार्ट्रेज टाइप फ्यूज। पूरी तरीके से कहीं से भी क्या नहीं है, ये ओपन नहीं है, पूरी तरीके से क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो टोटली एनक्लोज टाइप फ्यूज है। एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग कंटेनर ऑफ बल्ब और ट्यूब शेप और सील्ड इन इट्स एंड विद द मेटालिक कैप। ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली क्या रहेगी, या तो एक बल्ब की या तो एक वाइट सी स्ट्रक्चर रहती है, उसके अंदर क्लोज रहेगा, अंदर क्या है कुछ भी इसमें शो नहीं होता, या फिर बल्ब की स्ट्रक्चर होती है, हमारी ग्लास की स्ट्रक्चर होती है, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर, वो ट्यूब शेप की रहती है, और दोनों तरफ मेटल के ये टर्मिनल होते हैं, और ये टर्मिनल कहाँ से कनेक्ट रहते हैं, जहां से एक मान लो फेज वायर है और एक कहाँ है, न्यूट्रल वायर, वहां पर इसे क्या कर दिया जाता है, बोल्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये है मेटल की कैप, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये हमारी किसकी होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, और इसके बीच में से जाता है, जैसे ये मेटल है और यहाँ एक मेटल की ये जा रही है, इसके बीच में से हमारा क्या जाता है, वायर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज एलिमेंट। इसके अंदर एक क्या रहता है, पाउडर फिल रहता है, जिसे हम कह सकते हैं सैंड, या तो हम सैंड भी कह सकते हैं कि इसके अंदर सैंड फिल रहता है, या कोई भी पाउडर ग्रेनुअल मटेरियल फिल रहता है। ये इसलिए फिल रहता है जो इसके अंदर मटेरियल फिल रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, या जो आर्क प्रोड्यूस होती है, जब हैवी करंट आती है उस टाइम पे फ्यूज ब्लोन आउट होता है, तो जो आर्क प्रोड्यूस होती है, आर्क को कम करने के लिए यहाँ पर क्या रहता है, अंदर मटेरियल कुछ फिल रहता है, ग्रेनुअल मटेरियल, मोस्टली सैंड इसके अंदर क्या कर देते हैं, थोड़ी फिल कर देते हैं। ये हमारा कार्ट्रेज टाइप है। जो फिलर मटेरियल है, जैसे ग्रेनुअल मटेरियल कहाँ, पाउडर में, या सिलिका कहाँ, सिलिका फिल रहती है, या सैंड फिल रहती है, उसके टाइप बताए कि टाइप्स ऑफ फिलर मटेरियल बहुत सारे होते हैं, जैसे सैंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्वार्ट्ज है, सिलिका, ये भी यहाँ पे ले सकते हो, ये मटेरियल। ये वाले जो फ्यूज की रेटिंग है वो 660 वोल्ट और करंट रेटिंग अप टू 800 एम्पियर। 660 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग अप टू 800 एम्पियर तक में ये क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये लो वोल्टेज एसी में भी आते हैं, कि लो वोल्टेज एसी में हम कार्ट्रेज टाइप फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसे बोलते हैं एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज लो वाले भी होते हैं, एचआरसी फ्यूज हाई वोल्टेज वालों में भी रहते हैं। ये है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे किटकैट वालों की रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लो रहती है, इनकी कैपेसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। ज्यादातर कहाँ यूज करे जाते हैं, हाई रेटिंग में ही इनको यूज करा जाता है। दोनों में आते हैं ये, दो टाइप के, मतलब लो वोल्टेज वाले भी आते हैं, हाई वोल्टेज में भी आते हैं। ज्यादातर कहाँ यूज करे जाते हैं, हाई वोल्टेज में ही ये मोस्टली यूज करे जाते हैं, जहाँ एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो करती है। क्या स्ट्रक्चर है इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर है, देखो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर ग्लास की स्ट्रक्चर रहती है। ये
इसके अंदर ये दो टर्मिनल हो गए, ये रहे टर्मिनल, जिससे जो हमारे सप्लाई है, वायर है, वो कनेक्ट होगा। बीच से जाता है यही टर्मिनल, बाहर देखो ये निकला हुआ है, इस बीच से हमारा जाएगा वायर, जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, फ्यूज एलिमेंट या फ्यूज वायर होता है, ये फ्यूज एलिमेंट जाएगा। इस फ्यूज एलिमेंट के बीच में या तो कहीं पे स्ट्रिप बनी होगी, या इस तरीके से दिखा रखा है, ये होता है बायमेटेलिक थर्मल कंट्रोल। जैसे कहा था कि किटकैट में कोई भी करंट को कंट्रोल करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन ये है बायमेटेलिक थर्मल कंट्रोल के लिए। और ये होता है कार्ट्रेज, ये हमारा क्या है, कार्ट्रेज है। ये फिलिंग पाउडर जो डॉट 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 करके लाइन लाइन सी यहाँ शो हो रही है, ये रही लाइन, ये क्या है, जो इसके अंदर पाउडर टाइप में कोई मटेरियल फिल कर रखा है, जैसे सिलिका, सैंड, कुछ भी हम कह सकते हैं, क्वार्ट्ज, कोई भी मटेरियल इसके अंदर क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। ये हमारे कार्ट्रेज टाइप की क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जैसे यहाँ सप्लाई दी जाती है, यहाँ करंट आएगी, ये बाय मटेरियल थर्मल कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है, बाय मेटल थर्मल कंट्रोल क्या है कि एक ऐसा मेटेरियल होता है, जब हाई करंट हमारी आती है तो हल्का सा ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके हल्का सा क्या हो जाता है, घूम जाता है, टेढ़ा हो जाता है, जिससे कुछ मात्रा हमें यहाँ पर करंट का क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, करंट फ्लो नहीं होती अगर फॉल्ट थोड़ी सी देर के लिए आया है। लेकिन अगर फॉल्ट हमारा हाई हैवी फॉल्ट होगा, ज़्यादा देर के लिए आएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, फिर डैमेज ही हो जाए। लेकिन अगर फॉल्ट हमारा कम देर के लिए आया है, तो ये सर्किट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये स्ट्रिप ऐसे मुड़ जाती है हल्की सी, ये सीधे कनेक्ट है, मान लो यहाँ इस तरीके से ये स्ट्रिप है, ये सीधे कनेक्ट है। ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, ये हीट अप होने पर हल्की सी क्या हो जाती है, घूम जाती है। घूमने का मतलब मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट की वजह से थोड़ी सी क्या हो गई, टिल्ड हो गई, चाहे वो डाउन की तरफ हो तो डाउन की तरफ हल्की सी टिल्ड रहती है, ऐसे हो गई मान। तो अब इनके बीच का कांटेक्ट क्या हो गया, हट गया। अब कांटेक्ट जब हटा तो यहाँ आर्क प्रोड्यूस हुई, जब आर्क प्रोड्यूस हुई तो उसके लिए तो हमने फिलर मटेरियल यहाँ फिल कर रखा है, जिससे आर्क हमारी क्या हो जाएगी, क्वेंच हो जाएगी, हट जाएगी। और जैसे ही वहां पर टेम्परेचर डाउन होता है, तो फिर से ये जो प्लेट होती है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, फिर से ये क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल स्टेप जो शेप होती है, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, या ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। जब ओरिजिनल शेप में आएगी तो फिर से ये कहाँ जाएगी, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, और फिर सर्किट क्या होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। लेकिन अगर करंट जो हमारी शॉर्ट सर्किट है या ओवरलोड है, ये करंट अगर ज़्यादा देर के लिए रहती है, बहुत हैवी रहेगी, हाई रहेगी, तब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, तब ये सर्किट हमारा डैमेज हो जाता है। ये उस टाइम पे अगर सर्किट में जो करंट है बहुत हैवी नहीं है, हाई नहीं है, उस कनेक्शन के लिए ये यहाँ पर बता रखा है। इसीलिए जो HRC फ्यूज होते हैं वो क्या करे जाते हैं, क्या हाई करंट है, हैवी करंट है, हैवी वोल्टेज है, वहां पर ये यूज करे जाते हैं। तो जितने हमारे क्या है, पावर प्लांट होते हैं, स्टेशन होते हैं, वहां पर 11 kV मतलब इतनी हैवी वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर लगे रहते हैं, या 500 MVA के क्या होते हैं, सब स्टेशन रहते हैं, पावर प्लांट रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए हम किस टाइप के फ्यूज यूज करते हैं, HRC टाइप के फ्यूज यूज करते हैं। तो यही चीज इसमें लिखी है कि फ्यूज with a very heavy generation capacities of modern power station, extremely heavy current would flow into the fault, and fuse clearing the fault would be required to withstand extremely high stress in this process। कि यहाँ पर क्या होती है, बहुत हैवी करंट फ्लो करती है, इसमें से जब फॉल्ट यहाँ पर आता है, heavy current would flow into the fault and fuse clearing the fault would be required to withstand extremely high stress in this process। और जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो हमें ऐसा फ्यूज यूज करना चाहिए जो इतनी हाई कैपेसिटी को क्या कर सके, बियर कर सके, मतलब जब फॉल्ट की ये कंडीशन आए, इतनी हैवी करंट आए, उसे क्या कर सके, बियर कर सके विदाउट डैमेज। HRC fuse developed and designed after intensive research to use in medium and high voltage installation। मीडियम और हाई वोल्टेज पे बहुत रिसर्च के बाद हमारे कौन से फ्यूज डेवलप करे गए, HRC फ्यूज डेवलप करे गए। Their rupturing capacity is high as 500 MVA up to 16 kV। कितने पर जो इनकी रप्चरिंग कैपेसिटी है, ये कितने के लिए है, अगर MVA में देखें, पावर रेटिंग देखें तो 500 MVA, और अगर वोल्टेज में देखें तो 66 kV और उससे अबव, जैसे 66 kV 132 है, इतने पर ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये कौन से हाई वोल्टेज फ्यूजेस के अंदर भी आते हैं। दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ HRC फ्यूजेस आर यूज। एक होते हैं हमारे कार्ट्रेज टाइप HRC फ्यूज,
और एक होते हैं टेट्राक्लोराइड टाइप HRC फ्यूज। तो 2 टाइप के क्या है यहाँ पर HRC फ्यूज होते हैं। कार्ट्रेज टाइप कैसे कि इन फ्यूज की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, सेम एक बंद ग्लास टाइप का रहता है, उसमें बंद रहती है, माउंट रहती है और 2 टर्मिनल निकले रहते हैं, जहां भी कनेक्ट करना होता है वहां ये कनेक्ट रहते हैं, एक ग्लास स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर रहती है, वो हमारे हो गए कार्ट्रेज टाइप। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं 4 से फ्यूज से नेक्स्ट वो आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर फ्यूज। सेमीकंडक्टर फ्यूज क्या है, ये तो जितने पढ़े थे ये इलेक्ट्रिकल टाइप के फ्यूज, ये कहो एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का फ्यूज। ये सेमीकंडक्टर फ्यूज यूज करे जाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं तो वहां हमारे सेमीकंडक्टर फ्यूज यूज करे जाते हैं। ये वाले जो फ्यूज हैं ये बहुत फास्ट एक्टिंग फ्यूज होते हैं, या ये कहते हैं हम सॉलिड स्टेट। कि वहाँ यहाँ पर ये जो फ्यूज है एक तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वही हमारा किसकी तरह वर्क कर रही है, फ्यूज की तरह वर्क कर रही है, स्विचिंग की तरह वर्क कर रही है। अब क्योंकि उसमें ऑन ऑफ एक रेटिंग से ऊपर जल्दी जल्दी हो जाता है तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फास्ट ऑपरेटिंग और सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये जो सेमीकंडक्टर फ्यूज होते हैं ये सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर फ्यूज यहाँ पर होते हैं। ये हो गए मेन फ्यूज। कुछ फ्यूज इसमें और होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो हमने फ्यूज पढ़े हैं कुछ फ्यूज इसमें अदर भी पढ़े जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर और फ्यूज भी आते हैं। पर मेन जो सिलेबस में है या जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ये फ्यूज यहाँ पर बता दिया, जैसे कार्ट्रेज और HRC और किटकैट, ये फ्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है हमारी स्विच फ्यूज यूनिट। स्विच फ्यूज यूनिट क्या है, जैसे ये फ्यूजेज हैं, जितने भी फ्यूजेज हैं इन्हें क्या करा, बहुत सारे फ्यूज को एक यूनिट के अंदर लगा दिया। एक यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हमने सिंगल फ्यूज भी लगा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज भी लगा सकते हैं। तो जब फ्यूज को मिलाकर एक यूनिट बनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच फ्यूज यूनिट बनाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट स्विच के कंबाइंड कर कर एक यूनिट बनाई जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे 2 वायर DC सर्किट या फिर सिंगल फेस AC सर्किट के लिए होती है। अभी डायग्राम में देखोगे इसे DPIC भी बोलते हैं, डबल पोल। एक हमारी 3 पोल भी होती है, ठीक है, और एक हमारी 3 पोल 4 वायर टाइप की भी रहती है। तो ये हम आगे डायग्राम में देखेंगे। स्विच फ्यूज यूनिट क्या है, यूनिट है, स्विच फ्यूज है, इज अ कंबाइंड यूनिट एंड इज नोन एज आयरन क्लैड स्विच। आयरन क्लैड स्विच कैसे क्यों कहा, ये अभी डायग्राम से पता लगेगा। इसमें स्विच फ्यूज यूनिट में फेज वायर या इन्हें जोड़ने के लिए एक आयरन का बाहर से क्लैड होता है, जिसे हम ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वो चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम पे देखें। बीइंग मेड ऑफ आयरन, कि आयरन क्लैड स्विच जो होता है ये हमारा किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। इट मे बी डबल पोल फॉर कंट्रोलिंग सिंगल फेज 2 वायर सर्किट। ये डबल पोल टाइप का भी होता है। डबल पोल मतलब जैसे ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। DC में भी हमारे क्या होते हैं, 2 ही वायर होते हैं, तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइप का दिखाया गया है वो या तो कहा है 2 वायर DC कह सकते हो या सिंगल फेज AC सर्किट कह सकते हो। सिंगल फेज AC सर्किट में भी एक फेज होता है और न्यूट्रल रहता है। DC में एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक निगेटिव टर्मिनल रहता है। तो क्या होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए, 2 वायर को कंट्रोल करने के लिए 2 पोल है, 2 पोल के लिए यहाँ पर एक आयरन क्लैड दिया जाता है, जिससे एक वायर समझ लो कि जो इससे कनेक्ट रहता है ये इसे कनेक्ट कर सकता है और डिसकनेक्ट कर सकता है। तो इट मे बी डबल पोल फॉर कंट्रोलिंग सिंगल फेज 2 वायर और DC। डबल पोल की जगह ये क्या भी हो सकता है, ट्रिपल पोल भी हो सकता है फॉर कंट्रोलिंग 3 फेज वायर 3 वायर सर्किट। यहाँ पे मान लो कनेक्शन डेल्टा है, यहाँ केवल 3 फेज वाला सिस्टम है, 3 फेज है और वायर भी 3 है, वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, ट्रिपल पोल वाला यूज करते हैं। और ये हमारा कैसा भी हो सकता है, 3 फेज 4 वायर भी हो सकता है, लेकिन 3 फेज अगर 4 वायर है वहां फेज 3 ही होंगे। चौथा हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रल वाला होगा। तो न्यूट्रल वाले वायर को सिंगल एक सीधा जोड़ देते हैं, तो उसके लिए कोई पोल एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता। तो हमारा एक 2 पोल टाइप होता है और एक हमारा 3 पोल टाइप होता है। तो ये जो IC है ये आयरन क्लैड है, और ये डबल पोल और ये ट्रिपल पोल, और ये है TPNIC ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल लिंक। एक क्या कहा है, सिर्फ एक न्यूट्रल के लिए एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, जिसमें न्यूट्रल वायर जोड़ दिया जाता है। ट्रिपल पोल न्यूट्रल लिंक आयरन क्लैड स्विच ये होता है। तो फर्स्ट हमने क्या कहा है, 2 वायर DC सिंगल फेज AC जो कितने के लिए होता है,
240 वोल्ट 60 एम्पियर डीपीआईसी स्विच फ्यूज। ये डायग्राम दिया है डीपीआईसी स्विच की। एक 3 वायर का है और हमारा 3 फेज बैलेंस लोड के लिए एक और। ये वाला अगर डायग्राम यहाँ देखा जाए, ये स्विच फ्यूज यूनिट है। ये यूनिट इस तरीके से लगी रहती थी, ठीक है। ये उसका बॉक्स रहता है, बॉक्स से कवर रहता है। जब बॉक्स खोलते हैं तभी चेक करते हैं कि हाँ किस फ्यूज में प्रॉब्लम आई है, किस में प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर ये रहे दो, इसमें क्या दी गई है, स्विच की यूनिट दी गई है, फ्यूज लगाने वाली 2 यूनिट दी गई है। ये इसका क्या है, कवर है, जिससे कवर करके यहाँ से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये रबर की रिंग लगी हुई है, ये कवर है। यहाँ पर ये जो दिया है, देखो ये ना ऑफ ही कर रखा है। ये वाला एरिया, ये एरो सा जो बना हुआ है, ये आयरन का क्लैड है। इसी को हमें क्या करना पड़ता है, ये ही हमारा ऑपरेटिंग हैंडल है जो ऑन और ऑफ करने का वर्क करता है। ये आयरन का यहाँ पर क्या रहता है, क्लैड रहता है। ये रहे देखो डिस्कनेक्टिंग लिंक। ये जो डिस्कनेक्टिंग लिंक है, यही आयरन के क्लैड से क्या है, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये जो डिस्कनेक्टिंग लिंक है, जैसे हमने किटकैट वाले में देखा, किटकैट वाले में जो हमारा करियर था फ्यूज वाला, उसे बाहर से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये समझ लो, वो जो बाहर से हम स्विच उस यूनिट को निकालते हैं, तो वो जो हमारी यूनिट है वो इस आयरन क्लैड से जुड़ी हुई। हम जो किटकैट वाले फ्यूज में क्या करते हैं, वो फ्यूज हाथ से निकालते हैं ना, उसे हाथ से निकालने की जगह है अब उसमें हमने क्या जोड़ दिया, उसके 2 टर्मिनल हमेशा इस केस से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर इसको बंद करने के लिए ये रहे देखो लिंक। अब इस लिंक से आयरन का क्लैड जुड़ गया, इस आयरन के क्लैड को खींच देते हैं, तो यहाँ से ये कहाँ निकल के आ जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। देखो इस सर्किट में ये रहे सीधे दिखा रखे, इस सर्किट में ऐसे ऊपर की तरफ ये दिखा रखे हैं। तो ये हमारे क्या है, डिस्कनेक्टिंग लिंक है। ये फ्यूज की यूनिट है और ये हो गया हमारा फ्रेम। तो डबल पोल क्यों कहा, 2 पोल इसमें होते हैं, 2 पोल है और ये आयरन का क्लैड है। ये ऑन ऑफ करने का इसे क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रिपल पोल। ये रहा 3 वायर डीसी सर्किट के लिए 500 वोल्ट की रेटिंग है और 32 एम्पियर इसकी क्या है, करंट है। और एक 3 फेज बैलेंस लो सर्किट के लिए है, मतलब कि एसी के लिए उसकी रेटिंग कितनी है, वो 15 वोल्ट 32 एम्पियर। और ये डिफरेंट डिफरेंट है, 63 के लिए भी आता है, 100 के लिए भी आता है और 150 के लिए भी आता है। ये हो गए इनके डायग्राम। ये रहा डबल पोल आयरन क्लैड, यहाँ पे साफ दिख रहा है आयरन का हैंडल, ये रहा। इस हैंडल से हम इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। यही जो ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट है, यही वाला ब्लैक पार्ट उसमें क्या दिखा रखा था, ऊपर वाले डायग्राम में अलग निकला हुआ शो हो रहा था। ट्रिपल पोल वाले में जैसे यहाँ 2 यूनिट है, ट्रिपल पोल वाले में कितनी यूनिट है, 1 2 3 यूनिट है। 3 यूनिट हो गई, 1 पोल 2 पोल 3 पोल। और ये रहा आयरन का क्लैड, इस आयरन के क्लैड से क्या कर सकते हैं, इसे ऑन या ऑफ यहाँ पर हटा सकते हैं। ये ओपन करके डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्लोज करके डायग्राम दिखा रखा है। स्विच यूनिट क्या कर रखी है, क्लोज। ये देखो ओपन करके यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। मेरा हैंडल इस, ये हैंडल से यहाँ पर खोल रखा है, हैंडल इस तरफ दिखा रखा है, बस यहाँ ओपन करा हुआ यहाँ पर शो कर दिया। तो ये डायग्राम भी किसका है, सेम यही 3 पोल वाले के हैं। तो 3 पोल यहाँ पर अलग अलग शो कर रखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये से इस डायग्राम में दिखा दिया, यहाँ क्लोज है सर्किट। जो हैंडल है, हैंडल क्या है, ऑपरेटिंग हैंडल बंद है। सर्किट हमारा क्या है, क्लोज है। सर्किट क्लोज का मतलब अभी वायर अंदर जुड़े हुए हैं। इन हैंडल से हम इन्हें क्या भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक तो फिक्स कांटेक्ट होता है और एक हमारा क्या होता है, मूविंग कांटेक्ट होता है। जो हमारा मूविंग कांटेक्ट है वही हमारा किससे जुड़ा है, आयरन के क्लैड से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गई स्विच फ्यूज यूनिट। तो स्विच फ्यूज यूनिट ही सिर्फ क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन है, किसका, फ्यूज यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे एक बॉक्स बनाया गया। नेक्स्ट हमारा जो है, अभी हमने क्या कंप्लीट करा है, फ्यूज कंप्लीट करें। फ्यूज क्या होते हैं, स्विच फ्यूज यूनिट क्या है और फ्यूज के डिफरेंट टाइप क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सर्किट ब्रेकर।
जैसे हमारा फ्यूज होते हैं, फ्यूज हमने क्या चीज बताई कि फ्यूज में प्रोटेक्शन के लिए एक एलिमेंट होता है जिसे हम फेज वायर में लगाते हैं, और जैसे ही हमारी ओवर करंट आती है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, बहुत हाई करंट आई, तो उस वायर में से जाएगी और वो वायर क्या हो जाता है, हमारा ब्लोन आउट होकर उस सर्किट को अलग कर देता है, और सर्किट हमारा क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न में एक तरीके से ये समझ लो फ्यूज की जगह किसने ले ली है, सर्किट ब्रेकर ने ले ली है। फ्यूज की जो जगह है वो किसने ले ली है, सर्किट ब्रेकर। यहाँ क्या फायदा होता है, जो एडवांटेज हुई कि फ्यूज की जगह इसने ले ली, एडवांटेज ये है कि फ्यूज में सर्किट क्या हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, फ्यूज ब्लोन आउट हो जाता था, जिससे हमें फ्यूज को रिप्लेस ही करना पड़ता था और न्यू फ्यूज वहां पर लगाना पड़ता था। सर्किट ब्रेकर लगा के क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर अगर हम यूज कर लेंगे तो अब हमें उसे क्या नहीं करना पड़ेगा, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ये सर्किट को ब्रेक करता है। और जब फॉल्ट कंडीशन चली जाती है, फॉल्ट की कंडीशन होगी, तब सर्किट को ब्रेक करेगा ऑटोमेटिक। फ्यूज भी ऑटोमेटिक था, ये भी हमारा क्या ऑटोमेटिक, लेकिन फ्यूज दोबारा से वायर कनेक्ट नहीं करता था, एक बार वायर हमारा क्या हो गया, ब्लोन आउट हो गया तो डैमेज हो गया फ्यूज। यहाँ पर अगर हमारी हैवी करंट आएगी तो सर्किट ब्रेक होगा, और जिस कंडीशन में हैवी करंट हमारी चली जाएगी, थोड़ी देर के लिए ही फॉल्ट आता है, जब हैवी करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी, चली जाएगी, तो हम इसे क्या कर देते हैं, फिर से जाकर ओपन कर देते हैं। अब ये क्या है, इसमें टाइम भी कम लगा ओपन करने में, जो सर्किट ब्रेकर दोबारा जाके देखा उसे टाइम भी क्या लगा, कम लगा, और दोबारा से वही सर्किट क्या हो गया, काम में आ गया। जबकि फ्यूज में क्या था, फ्यूज में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि फ्यूज ही अब आपसे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, और टाइम भी जब फ्यूज रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तो कंपेयर अगर सर्किट ब्रेकर से करें तो यहाँ टाइम भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी कैसी आएगी, ज्यादा, क्योंकि फ्यूज फिर से लाना पड़ेगा, बल्कि सर्किट ब्रेकर वही सर्किट में क्या आ जाता है, काम आ जाता है। इसलिए फ्यूज की जगह क्या लगाने लग गए हैं, सर्किट ब्रेकर लगाने लग गए हैं। बस मेन क्या है, कॉस्टली है। अगर वैसे देखा जाए कि अगर जिस टाइम पे हम ले रहे हैं तो उस टाइम पे फ्यूज हमारे सस्ते आते हैं, चीप होते हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर हमारे क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, और जो फ्यूज रहते हैं वो हमारे शॉर्ट टाइम यूज होता है। कब, अगर फॉल्ट वाली कंडीशंस आती हैं, जहाँ पर फॉल्ट बहुत ज्यादा आते हैं, ओवरलोड ज्यादातर रहता है, शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादातर रहती है, तो वहाँ फ्यूज हमारे क्या नहीं होते, यूजेबल नहीं रहते। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर का डायग्राम है जो मोस्टली देखा जाता है। ये सिर्फ एक यूनिट के लिए दिखाया गया है, एक सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है। सर्किट ब्रेकर को अब एज अ स्विचेस भी यूज करते हैं, जहां पर बहुत हाई करंट रिक्वायरमेंट होती है, जो हाई वोल्टेज पे चीजें चलती हैं, जैसे हीटर्स होते हैं, गीजर होते हैं, एसी होते हैं, ये क्या करते हैं, हैवी करंट लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विच की जगह इस तरीके से सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं, और सर्किट ब्रेकर में ये हमारा क्या है, स्विच है, इसे ऑन ऑफ ऊपर या नीचे ले जाकर सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी होता क्या है, ये जो दो टर्मिनल दे रहे हैं, दिख रहे हैं, यहीं पर हम वायर कनेक्ट करते हैं। जो वायर के अंदर आ रहा है और जो वायर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, उसी वायर को यहाँ पर कनेक्ट करा जाता है इन दो टर्मिनल पर। और इस सर्किट ब्रेकर के अंदर ही वो वायर आपस में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, किससे, ये जो प्लंजर है ना, ये स्विच है, इस स्विच से। इस स्विच को डाउन या अप कर कर हम क्या कर सकते हैं, स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये स्विच क्या है, नॉर्मली तो महंगा है, तो हर जगह तो ये स्विच नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ कहाँ लगाएंगे, जहां हमें पता है कि हाँ यहाँ लोड डिसबैलेंस, ओवरलोड की कंडीशन आ सकती है, या हैवी करंट यहाँ आ सकता है, तो तब डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर हमारे क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो और जब फॉल्ट चला जाता है, हमें उसे क्या करना पड़ता है, फिर से ऑन जाके करना पड़ता है, और इजी भी होता है। मान लो कहीं पर बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे हैं, अब सीरीज में कहा था बहुत सारे फ्यूज लगे हैं, तो हमें नहीं पता लगता है ऐसे देख के कि हाँ कौन सा फ्यूज में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, फॉल्ट आया है, लेकिन सर्किट ब्रेकर देख के पता लग जाता है। जिस सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आया होगा, उसी सर्किट ब्रेकर की वो वाली एमसीबी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, वही वाली एमसीबी हमारी क्या होती है, डाउन होती है। बाकी सारी एमसीबी क्या रहती है, सही रहती है। तो एमसीबी को सिर्फ हम देख कर ही, एमसीबी सर्किट ब्रेकर का ही एक शॉर्ट में रूप, सर्किट ब्रेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो एक टाइप क्या है, एमसीबी है, जो घर में यूज करते हैं। तो एमसीबी को देख कर ही बताया जा सकता है कि हाँ किस वाली एमसीबी में फॉल्ट आया है। और जब फॉल्ट चला जाता है, थोड़े टाइम का ही फॉल्ट होता है, फिर हमारा फॉल्ट क्या हो जाता है,
हाई करंट या हैवी करंट जो भी है चली जाती है, तो हम दोबारा से जाकर एमसीबी को ऑन कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो हमने ऑन करा और वो फिर से ट्रिप हो गई, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी हैवी करंट इस सर्किट में है, तो हम थोड़ी देर क्या भी कर सकते हैं, वेट भी वहां पर कर सकते हैं, लेकिन हमारा सर्किट क्या नहीं होता, डैमेज नहीं होता है। उसी सर्किट को हम फिर से, उसी एमसीबी को फिर से यूज कर लेते हैं। इसलिए हमारे सर्किट ब्रेकर फ्यूज के कंपैरिजन में अब क्या करे जाते हैं, ज्यादातर यूज करे जाते हैं। अब घर में, होम्स में ज्यादातर क्या होता है, फ्यूज यूज नहीं करे जाते, फ्यूज यूनिट की जगह सर्किट ब्रेकर की एक यूनिट लगाई जाती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जहां जहां हैवी करंट है, हाई करंट के सर्किट्स हैं, उन उन जगह क्या लगा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर। ऐसा भी तो करते हैं कि कंप्लीट घर में एक सर्किट ब्रेकर ना लगाकर कुछ कुछ एरिया को डिवाइड कर देते हैं, उस एरिया के क्या लगा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर, और वहां लिख भी देते हैं कुछ, या फिर लिख भी नहीं देते, तो अंदाजा रहता है ये यहाँ का है और ये इस जगह का है। इससे क्या होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फॉल्ट आया है, तो हमें आसानी रहती है कि हाँ, ये वाली एमसीबी हमारी डाउन हुई है, तो इन वाली एमसीबी से जहां जहां वायरिंग गई हुई है वहीं पे हमारा क्या आया हुआ होगा, फॉल्ट आया हुआ होगा। तो हमारे को फॉल्ट को लोकलाइज करने में, पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ फॉल्ट आया, उसमें क्या रहती है, आसानी रहती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं। सर्किट ब्रेकर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं, एक एमसीबी है, एक एमसीसीबी है, एक ईएलसीबी है, एक आरसीबी है। ठीक है, एमसीसीबी, आरसीबी, ईएलसीबी, एमसीबी, और एक एसीबी भी है, एयर सर्किट ब्रेकर भी है शॉर्ट में। तो हम ये देखेंगे फर्स्ट एमसीबी। एमसीबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक सर्किट ब्रेकर है जिसका कैसे फॉर्म है, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब मिनी, एक छोटी फॉर्म है सर्किट ब्रेकर की। ये डिवाइस हमारी क्या होती है, जो चीजें बताई गई हैं वही सारी यहाँ पर अब लिखी गई हैं। अ डिवाइस विच प्रोवाइड डेफिनेट प्रोटेक्शन टू द वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ रहा है, ओवर करंट आ रही है, ओवर वोल्टेज आ रही है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वायरिंग इंस्टॉलेशन करते समय हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को प्रोवाइड कराते हैं। थर्मल ऑपरेशन, जो ओवरलोड कह दिया था, ये शॉर्ट सर्किट था, अब ओवरलोड। थर्मल ऑपरेशन इज अचीव्ड विद बायोमेटालिक स्ट्रिप विच डिफ्लेक्ट्स व्हेन हीटेड बाय एनी ओवर करंट। ये एमसीबी के अंदर जो वर्किंग हो रही है उसके बारे में बताया, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसकी वर्किंग को भी यहाँ शो कर देंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर वर्किंग शो कर देंगे। क्या होता है इसमें, थर्मल ऑपरेशन इज अचीव्ड बाय बायोमेटालिक स्ट्रिप। एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है, उसमें थर्मल ऑपरेशन को क्या करा जाता है, अचीव करा जाता है, विच डिफ्लेक्ट्स व्हेन हीटेड बाय एनी ओवर करंट। अगर कोई ओवर करंट आती है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से आए चाहे ओवरलोड से आए, तो वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट अप होके क्या हो जाती है, शेप चेंज करती है और रिलीज द लैच मैकेनिज्म एंड कॉज द कॉन्टेक्ट टू ओपन। और यहाँ लैच मैकेनिज्म होता है जिससे ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये कहाँ जाता है, नीचे हो जाता है, या कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ग्रेटर ओवरलोड और एक्सेसिव करंट शॉर्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द एमसीबी। जितना ओवरलोड होगा, जितनी हाई करंट होगी, उतना ही जल्दी हमारी एमसीबी क्या होगी, डाउन होगी। सेम फ्यूज की तरह कि टाइम और करंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनवर्स होते हैं। जितना हैवी करंट होगी उतना ही टाइम क्या लेती है, ये कम लेती है। क्यों, उतना टाइम कम लेगी, जितनी हैवी करंट होगी उतनी हीट डेवलप ज्यादा हुई, जितनी हीट डेवलप ज्यादा हुई उतना ही वायर को मेल्ट होने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। सेम ऑपरेशन यहाँ, जितनी हीट ज्यादा तो बायोमेटालिक स्ट्रिप उतनी जल्दी हमारी क्या होगी, हीट अप होके बेंड होगी। वो चीज ही यहाँ पर बता रखे कि उतनी जल्दी हमारा ये जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या होगा, ऑपरेट होकर जो इसका प्लंजर है क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। MCBs are available with different current ratings: 0.5 ampere, 1.2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 16, 20, 25, 32 to 160 एम्पियर। और वोल्टेज रेटिंग क्या है, 240 या 415 वोल्ट अप टू 220 केवी में है। 220 वोल्ट, अच्छा ये डीसी की है, या फिर 220 वोल्ट डीसी की। ऑपरेटिंग टाइम इज वेरी शॉर्ट, लेस देन 5 मिली सेकेंड, 0.03, मतलब बहुत कम टाइम में क्या हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं। दे आर सुटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर। इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करी जाती है, यूज करी जाती है। ये डायग्राम है जो एमसीबी के अंदर रहता है। मेन बस हमें यही वाला डायग्राम क्या करना है, समझना है, बाकी हमें चीज की पढ़नी है। होता क्या है, देखो अगर हम इस डायग्राम को देखें, एमसीबी में अगर किसी ने देखा हो, ये वाला जो स्विच है
इसको जब हम ऊपर की तरफ करते हैं तब हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और जब तक ये कंप्लीटली क्या नहीं हो जाता, अप नहीं हो जाता, तब तक हमें फोर्स इस पे लगाए रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 स्प्रिंग होती है। जब तक हम क्या नहीं कर देंगे, कंप्लीटली इस बटन को ओपन नहीं कर देते, ये हमारा क्या नहीं होता, ऑन नहीं होता। लेकिन अगर इसे ऊपर करने के बाद हल्का सा इस पे फोर्स लगाएं, बहुत लाइट, तो ये नीचे तुरंत आ जाता है। पूरे नीचे तक लाने के लिए इस पे क्या नहीं लगाना पड़ता, फोर्स नहीं लगाना पड़ता। बहुत हल्का सा इसे अगर टच करो तो नीचे ये तुरंत आ जाता है, डाउन। लेकिन ऊपर ले जाने के लिए इस पे क्या लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इस वाले डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये है वो स्विच प्लंजर, ठीक है, ये हैंडल है। इस हैंडल को हम क्या करते हैं, जब ऊपर ले जाते हैं, ये स्प्रिंग यहाँ पर देखो लगी रहती है, ये वाली है ना, ये स्प्रिंग लगी रहती है, और इस स्प्रिंग की वजह से ही ये रही है, जैसे यहाँ पर ये रही, ये वाली ये वायर कनेक्ट है। तो यहाँ क्या होता है, जब ये प्लंजर हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने में इस प्लंजर को क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जब तक कि ये पूरा ऊपर तक नहीं चला जाता। लेकिन हल्का सा भी अगर इसे यहाँ से रिलीज कर दें, तो ये नीचे क्या हो जाता है, प्लंजर बहुत जल्दी आ जाता है। इस फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक मैकेनिज्म लगानी पड़ती है, जिससे क्या हो, ये वाली चीज अपने आप हो जाए। ये जो सर्किट है ये अपने आप क्या हो जाए, ऑन से ऑफ कंडीशन में आ जाए। हमें ये जो फोर्स हम लगाते हैं हल्का सा, बहुत लाइट फोर्स, ऊपर के लिए तो हमें ही ऑन करनी है। मान लो फॉल्ट आया है, तो फॉल्ट आने के बाद तो हमें ही दोबारा जाके एमसीबी को क्या करना है, ऑन करना है। लेकिन अगर फॉल्ट आए तो ऑफ ये खुद होनी चाहिए। तो ऑफ करने के लिए क्या चीज बताई थी, ऑफ करने के लिए बहुत हल्का सा स्विच को हिलाना पड़ता है, और वो अपने आप क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। उस मैकेनिज्म को ही क्या करना है, अब सर्किट ब्रेकर के अंदर ऑपरेट करना है। तो सर्किट ब्रेकर में जब ये मैकेनिज्म ऑपरेट करनी है, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये तो वो 2 टर्मिनल हो गए, एक यहाँ पे टर्मिनल होता है, एक यहाँ टर्मिनल होता है, जिससे बाहर से हम तार को एमसीबी में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे ये 2 टर्मिनल, इनसे ही हमारा सर्किट में वायर क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो यही वो केबल के टर्मिनल हो गए, कि यहाँ हमारा वायर्स क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। बाहर से स्विचेस देंगे और स्विचेस वायर यहाँ क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। मोस्टली ये स्विच रहते हैं, तो इन्होंने इतना कर नहीं रखा। अब ये स्विच अगर बाहर से वायर है, तो अंदर भी तो इनमें वायर ही होना चाहिए। जैसे फ्यूज में मेटल का क्या था, कंडक्टर का वायर था, तो अंदर भी इसके अंदर क्या रहता है, वायर ही रहता है। यहाँ से देखो, से एक वायर ही है, कंप्लीट सर्किट करते हुए क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। ये वायर ही है, देखो। इस तरीके से सर्किट पूरा कंप्लीटली क्या होता है, पूरा वायर से, ऊपर जो वायर आ रहा है वहां से, और जो नीचे वायर है वहां से कंप्लीटली सर्किट क्या रहता है, कनेक्ट ही रहता है, जिससे हमारे सर्किट में करंट फ्लो होती है। ये इसमें कॉइल असेंबली, यहाँ रहता है सिंपल वायर, एक यहाँ पर एक कॉइल असेंबली रहती है, वायर की ही हमने क्या कर दी, कॉइल बना दी। ये एक इसमें क्या रहती है, कॉइल रहती है। इस कॉइल के अंदर ही एक सिलेंडर लगा रहता है। ये सिलेंडर का क्या है, टर्मिनल है। इस कॉइल के अंदर ही क्या रहता है, एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये रहती है बायमेटालिक स्ट्रिप। ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये क्या है, ये बायमेटालिक स्ट्रिप है। ये होता है आर्क शूट या आर्क चैम्बर। यहाँ क्या होता है, जो आर्क हमारी रिलीज होती है, उस आर्क को हटाया, खत्म करा जाता है, आर्क को क्वेंच करा जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा आर्क चैम्बर इसे बोलते हैं, या आर्क शूट इसे बोलते हैं। चैम्बर ये बहुत सारे छोटे स्पेस रहता है, ये गैप है इनके बीच में, ठीक है। इससे हमारी आर्क क्या होती है, रिड्यूस होती है। ये यहाँ पूरे में गैप रहता है, जो ये होल्स दिखा रखे हैं, ये क्या रहता है, यहाँ पर गैप रहता है। ये हो गया हैंडल, और ये बाहर की क्या हो गई, स्ट्रक्चर रहती है। ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट है। ये क्या है, कॉन्टेक्ट है। यही कॉन्टेक्ट हमारा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। जब ये कनेक्ट रहेगा तब हमारी क्या रहती है, सप्लाई जाती है। ये जब ये कॉन्टेक्ट रिलीज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा। वर्क इसमें कैसे होता है, कि मान लो जब इसमें सप्लाई जाती है, जब इसमें सप्लाई जाती है और यहाँ क्या आता है, हैवी करंट आता है। सप्लाई जाने के केस में अब यहाँ पर क्या आया, शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ क्या आया, हैवी करंट आया। हैवी करंट आने की कंडीशन में
हैवी करंट जब इसमें आता है तो हैवी करंट आने की कंडीशन में हमारा क्या होता है कि ये बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है। हैवी करंट आने की कंडीशन में ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप हमारी क्या हो जाती है, हल्की सी बेंड हो जाती है। जब ये स्ट्रिप हमारी हल्की सी क्या होती है, बेंड होती है, ये कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। स्ट्रिप हमारी क्या हो गई है, बेंड हो गई है, तो ये स्ट्रिप हमारी हल्की सी आती है, नीचे आती है। जब ये स्ट्रिप नीचे आती है तो इसका कनेक्शन वायर से क्या हो जाता है, हट जाता है। और वायर से जब इसका कनेक्शन हट जाता है, या इससे कह दो कि यहाँ से जब कनेक्शन क्या हो गया है, हट गया है, तो ये जो ड्रम सा है ये हल्का सा क्या हो जाता है, से ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर इन्होंने अभी नीचे ही कर रखा है, या ये कहो ये डायग्राम थोड़ा चेंज दिखा रखा है। ये प्लंजर हमारा क्या हो जाता है, फिर जाता है, क्योंकि ये प्लंजर का जो कनेक्शन है, ये प्लंजर का कनेक्शन किससे है, इससे हमारा है, ड्रम से। आ जाए इसमें इस तरीके से ये कॉइल रहती, कॉइल के अंदर एक क्या रहता है, इस सिलेंडर रहता है, सिलेंडर पर प्लंजर रहता है ना, ये प्लंजर अटका हुआ रहता है। कनेक्ट मान लो बाहर से है। अब इसमें होता क्या है, जैसी सप्लाई आती है, सप्लाई आने पर ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है बहुत ज्यादा। लो सप्लाई भी जब रहती है तब भी ये कॉइल हमारी क्या रहती है, मैग्नेटाइज रहती है। लेकिन लो सप्लाई आने पर ये इतनी मैग्नेटाइज नहीं होती कि यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें क्या लगी रहती है, कि स्प्रिंग लगी रहती है, तो इस सिलेंडर को क्या करे, नीचे प्रेस करे। लेकिन जैसे ही वो आई, बहुत ज्यादा हाई करंट आई, हैवी करंट आई, तो बहुत ज्यादा हैवी करंट आने पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई होती है वो स्प्रिंग क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। और मैग्नेटाइज होके वो इस सिलेंडर को क्या करती है, नीचे की तरफ पुश करती है। जब ये नीचे की तरफ इसे पुश करेगी, तो ये सिलेंडर के नीचे जो पिन रहता है ना, वो पिन इसको नीचे दबाती है। तो जब वो पिन इसको नीचे पुश करती है तो ये हैंडल हमारा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब बहुत हैवी करंट आती है, शॉर्ट सर्किट वाली। लेकिन मान लो जब करंट क्या नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, तो हैवी करंट वाली कंडीशन में ये जो पिन वाली बात बताई है कि सिलेंडर हमारा कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, ये नहीं हो पाता बहुत हैवी करंट। जब हमारी ओवरलोड, ओवरलोड में क्योंकि जब हैवी करंट आती है तब हमारी करंट होती है नॉर्मल करंट की मान लो 10 टाइम्स। लेकिन जब ओवरलोड की कंडीशन होती है, ओवरलोड में जो हमारी करंट होती है वो होती है सिर्फ 2 to 2.5 या 2 to 3 टाइम्स। तो उस वाली कंडीशन में इतना मैग्नेटाइज्म नहीं हो पाता कि ये सिलेंडर नीचे पुश कर दे इस वाले पॉइंट को, और हमारा जो हैंडल है वो क्या हो जाए, नीचे हो जाए। उस कंडीशन में हमारा काम करता है ये बायोमेटेलिक वाला। तो इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट बहुत हैवी करंट के लिए, और एक थोड़ी उससे लो करंट के लिए। दोनों ही करंट सर्किट के लिए हमारी बेकार है। लेकिन एक ऑपरेशन में ये सिलेंडर वाला पोर्शन वर्क करता है, ये जो मैंने पिन वाला बताया, और एक कंडीशन में हमारी करती है ये बायोमेटेलिक। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप कब वर्क करती है, जब हमारा ओवरलोड होता है। ओवरलोड की कंडीशन में करंट अभी भी क्या है हमारी, हाई तो है ही। तो जब हाई हमारी करंट होती है तो हाई करंट में भी हमारी ये स्ट्रिप क्या हो जाती है, बैंड कर जाती है। स्ट्रिप जैसी बैंड करती है तो ये भी सर्किट को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। यहाँ से सर्किट तुम्हारा क्या होता है, ओपन। मान लो ये बैंड हो गई, बैंड हो गई, ये हमारी क्या आ गई, नीचे आ गई। जैसी ये हमारी बैंड होके नीचे आई, ये वाला हिस्सा है देखो नीचे आ गया, ये तो नीचे हमारा आ गया। जब ये नीचे आ गया तो ये वाला पोर्शन देखो, ये हमारा कहाँ आ गया है, नीचे आ गया। ये जैसे नीचे आता है ये वाला पार्ट हमारा ऊपर उठ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कांटेक्ट है ना, ये जो कांटेक्ट कनेक्ट रहता है, ये कांटेक्ट हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है। ये वाला कांटेक्ट हमारा हट जाता है। जैसे ये कांटेक्ट हमारा हटता है तो इस कांटेक्ट के हटते ही यहाँ प्रोड्यूस होती है आर्क। इस आर्क को खत्म करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, यहाँ आर्क शूट लगाए जाते हैं, आर्क चैम्बर। ये आर्क कहाँ चली जाती है, इनमें, यहाँ ऊपर ये आर्क चली जाती है। और आर्क जब यहाँ ऊपर जाती है तो यहाँ पर आर्क क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। रिलीज क्या होती है, कैसे होती है, सेम आर्क क्वेंचिंग का तरीका होता है कि आग को हमें क्या देना पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है उस एरिया का, जिससे आग क्या हो जाए, जल्दी रिलीज हो जाए। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है, हमें यहाँ छोटा छोटा एरिया बनाना होता है आर्क शूट का, और लंबाई क्या रखनी होती है, ज्यादा रखनी।
तो हम यहाँ जो आर्क कांटेक्ट होते हैं इसकी लंबाई भी ज्यादा रखते हैं, और ये जो आर्क चैम्बर है इसकी लंबाई भी लेंथ ज्यादा रखते हैं, लेकिन उस ज्यादा लेंथ को क्या करते हैं, कहा था ना छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइड होता है, छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइड करते हैं, जिससे आर्क बट जाती है छोटे छोटे हिस्सों, जिससे हमारी आर्क जल्दी क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ये होता है आर्क चैम्बर का काम। समझ में आ गया ये क्या है हमारी पूरी एमसीबी की स्ट्रक्चर, अंदर क्या होता है एमसीबी में। जब हैवी करंट आती है तो या तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप से भी केबल समझा सकते हो, बायोमेटेलिक स्ट्रिप तुम्हारी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, जिससे कॉन्टेक्ट हट जाते हैं, कॉन्टेक्ट जैसे हटते हैं प्लंजर हमारा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये तरीका है। दूसरा क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर वाला भी रहता है। सिलेंडर वाली कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग मैग्नेटाइज होती है, जिससे सिलेंडर वाली शेप ना इसके अंदर दिख नहीं रही, खाली ये स्प्रिंग स्प्रिंग तो दिख रही है कॉइल असेंबली, लेकिन सिलेंडर नहीं दिख रहा है। वो सिलेंडर ही डाउन होता है स्प्रिंग के मैग्नेटाइज होने पे। जैसे ही सिलेंडर डाउन होता है, ये पॉइंट पॉइंट खाली इन्होंने दिखा रखा है, जैसे ये सिलेंडर डाउन होता है ना, तभी हमारा ये हैंडल अपने आप क्या हो जाता है, पर चला जाता है। ये हमारा किसका है, एमसीबी का डायग्राम है। तो हमने जो यहाँ पर पढ़ा है आज, क्या पढ़ा है, एमसीबी पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर के और टाइप देखेंगे कि और सर्किट ब्रेकर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो इस वाले लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।